तो रेड फ्लैग्स में सबसे पहली बात क्या आती है कि बच्चा अभी प्रॉपरली अपने एज अप्रोप्रिएटली उसने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। 1 साल की उम्र में आमतौर पर बच्चा वन वर्ड स्पीच मीनिंगफुली बोलना शुरू कर देता है। कि स्पीच डिले का मतलब खाली स्पीच होता है, जबकि ऑटिज्म में इसे हम स्पीच डिले ना कह के मोटे तौर पर कम्युनिकेशन डेफिसिट बोलते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होते हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी एक उसका पार्ट होता है। एनर्जी इतनी ज्यादा भरी हुई है जिसमें कि आपको ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चा तो थकता ही नहीं है। जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं उनका आईक्यू डेफिसिट हो सकता है। तो कोई कहता है कि किसी ने ऐसा बोला है कि होम्योपैथी में इसका क्योर मौजूद है या कैमल मिल्क पिला दीजिए उससे ये ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप कुछ भी करवाएं, साथ में जो अभी तक का एक एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट मॉड्यूल है वो है थेरेपीज, साथ में वो ज़रूर रखें। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर बात ऑटिज्म पर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि 36 में से एक बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हो रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। इससे पहले डॉक्टर अतुल मदान जी के साथ हमने बात की थी ऑटिज्म पर। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं और लिंक भी दिया हुआ है उस एपिसोड का, जिसमें हमने विस्तार से बात की कि ऑटिज्म क्या है और कैसे आप घर पर ही, अगर आपके बच्चे में कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो आप पहचान सकते हैं आसानी से कि शायद ये ऑटिज्म हो सकता है और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे आप फ़ायदे में रहेंगे। डॉक्टर अतुल मदान एक बार फिर हमारे साथ हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के स्पेशलिस्ट हैं, खासकर ऑटिज्म के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, कई बार बच्चा बहुत शरारती होता है और पेरेंट्स को लगता है ये तो बहुत शरारती है, जैसे जैसे बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। कई बार बच्चा बोल नहीं रहा होता, 1, 1.5, 2 साल का बच्चा हो रहा है, स्पीच डिले है, लेकिन शायद कई बार वो ऑटिज्म होता है और पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा अच्छा अभी लेट बोलना शुरू कर देगा, और उसके लिए बड़े सारे आप नुस्खे आजमाते रहते हैं। तो कैसे फ़र्क करें कि ये स्पीच डिले है या ऑटिज्म है या ADHD, यानी कि हाइपर एक्टिविटी जो होती है बच्चे में, बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा, या ये ऑटिज्म है। तो आज के एपिसोड में विस्तार से इन विषयों पर बात। बहुत बहुत स्वागत सर। जी धन्यवाद जी। डिटेल में मैंने बता दिया कि आप बिल्कुल। इस पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्पीच डिले है या ऑटिज्म, फ़र्क कैसे करें घर पर ही, तब वो डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि लगता है अच्छा बच्चा बोल नहीं रहा, शायद बोल पड़ेगा 2 साल में, कौवे का वो जूठा खिला दो, ये नुस्खे टोटके कर लो। बिल्कुल। लेकिन देर तब हो जाती है जब वो ऑटिज्म होता है और आप देर से डॉक्टर के पास पहुंचते, देर से साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच रहे, ट्रीटमेंट लेट शुरू हो रहा है, तो फिर आप पेरेंट्स को नुकसान होता है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो स्पीच डिले और ऑटिज्म में क्या फ़र्क? देखिए, हम अपनी प्रैक्टिस में भी ये बहुत कॉमनली देखते हैं। एक्चुअल में क्या है, स्पीच डिले एक तरीके से सबसे पहले वो जो रेड फ्लैग्स की हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि रेड फ्लैग्स हमने देखने हैं, तो रेड फ्लैग्स में सबसे पहली बात क्या आती है कि बच्चा अभी प्रॉपरली अपने एज अप्रोप्रिएटली उसने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। सो वहाँ जब कोई बच्चा बोलना नहीं शुरू कर रहा है तो इसका मतलब स्पीच डिले हो गया। तो स्पीच डिले, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। किस उम्र में? हाँ, जैसे इसमें अगर आमतौर पर अगर हम बोलें तो 1 साल की उम्र में आमतौर पर बच्चा वन वर्ड स्पीच मीनिंगफुली बोलना शुरू कर देता है। और इसको अगर हम देखें तो 2 साल की उम्र के अंदर बच्चा तकरीबन 2 वर्ड्स मीनिंगफुली बोलना शुरू कर देता है, जैसे दूध दो, भूख लगी, बाहर जाना, लाइकवाइज, मतलब इस तरीके से 2 वर्ड स्पीच आ जाती है। तो ये बहुत कॉमन एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जहां हम ये देखते हैं कि एज अप्रोप्रिएटली बच्चे ने मीनिंगफुली ये सब चीज़ें बोलनी शुरू कर दी हैं या नहीं शुरू कर दी हैं। सो जब हम स्पीच डिले की बात करते हैं तो डेफिनेटली यही सेम सिम्टम्स, प्योरली अगर स्पीच डिले का केस है तब भी ऐसे ही सिम्टम्स नजर आएंगे। लेकिन उसमें ना एक थोड़ा सा एक हल्का सा डिफरेंस होता है जो टेक्निकली हमें समझना पड़ेगा कि ये खाली स्पीच डिले है या ये ऑटिज्म का एक पार्ट है। अब देर कहाँ हो जाती है, जैसे हमने कहा कि ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब 5 साल से जितना पहले उतना अच्छा, 3 साल से जितना पहले उतना और अच्छा। अब क्या होता है, 3 साल से पहले अगर मान लीजिए पेरेंट्स ने ये आइडेंटिफाई कर भी लिया कि मेरा बच्चा देर से बोल रहा है, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और कुछ डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं, अब ये मेरे कॉमन प्रैक्टिस में ना मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल बार बार मैं यही सुनता हूँ। उनका क्या होता है, कोई बात नहीं, बोल पड़ेगा।
कई बच्चे 3 साल के बाद बोलते हैं, कई 4 साल के बाद बोलते हैं। वो फलाने का बच्चा था, वो 5 साल के बाद बोला था, इसका पापा भी लेट बोलना शुरू हुआ था, इसको कौवे का जूठा खिला दो, इसका तंदुआ चेक करवा दो, इसको स्कूल में भेजना शुरू कर दो, इसके साथ सिर खपाई बढ़ा दो, ये बोल पड़ेगा, बोल पड़ेगा, बोल पड़ेगा। अब अगर सही में देखें तो ये सारी बातें सही हैं अगर बच्चे की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ स्पीच डिले की है। ऑटिज्म में ये नहीं होता, उसमें स्पीच डिले के साथ साथ आपको कुछ और रेड फ्लैग्स भी नजर आएंगे। जैसे वो बच्चा इवन पॉइंटिंग भी नहीं कर रहा, उसको कोई चीज़ चाहिए तो उस तरफ उंगली ना करके आपके हाथ को उस ओर ड्रैग कर रहा है, जो कि आमतौर पर खाली स्पीच डिले में ये चीज़ नहीं देखी जाती। दूसरा, वो बच्चा सोशलाइज नहीं कर रहा है, वो मेल जोल नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। ये चीज़ तो स्पीच डिले के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग से सिम्टम्स हैं। ऐसे बच्चे कुछ स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं, हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, चीज़ों को स्मेल कर रहे हैं, कान पे हाथ रख रहे हैं, टो वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो अगर हमें एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स नज़र आने लग जाएं तो फिर इसे हम खाली स्पीच डिले नहीं लेंगे। स्पीच डिले में जितनी मैंने बातें बोली वो सब सच हैं। अगर वो खाली स्पीच डिले है, सच में कुछ बच्चे कुछ देर से बोलते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर वो स्पीच डिले नहीं है और अगर वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो फिर इसके लिए कहा जाता है कि टाइम वेटेड इज टाइम वेस्टेड। फिर आप 5 साल के बाद भी हो सकता है हम वहीं के वहीं खड़े हों, लेकिन तब तक हमारा एक बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड वेस्ट हो चुका होता है। तो यहाँ हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पीच डिले का मतलब खाली स्पीच होता है, जबकि ऑटिज्म में इसे हम स्पीच डिले ना कह के मोटे तौर पर कम्युनिकेशन डेफिसिट बोलते हैं। यानी कि वो अपनी बात को बच्चा आप तक प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा। स्पीच डिले में तो कई बार हम देखते हैं ना, बच्चे इशारे करके या कुछ हमने बहुत देखा है आ करके बहुत सारी ऐसे सिग्नल्स देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, उसको हम लोग स्पीच डिले कहते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कहीं पर भी ऐसा कुछ डाउट हो तो हमें बच्चे को एक बार स्क्रीन जरूर करवा लेना चाहिए। प्रोफेशनल एडवाइस लेने में हमें गुरेज नहीं करना है। जो रेड फ्लैग्स आप बोले इस पर ध्यान दीजिए। अगर ये हैं 100% आपको डॉक्टर के पास जाने ही जाना है स्क्रीनिंग के लिए। सो मत डरिए कि वो कह देगा कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है। आप यकीन मानिए, एज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी बच्चे को बहुत जल्दी लेबल नहीं करते हैं। ये सिम्टम्स होने के साथ साथ बाकी के 1, 2 और 3 सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कई बार कुछ लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हल्का फुल्का अर्ली इंटरवेंशन देकर काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड मिल भी जाता है। जल्दी किए, हम भी बच्चे को लेबल नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी होती हैं और ख़ास तौर से पेरेंट्स के इमोशंस तो जुड़े ही हुए हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अगर प्रॉब्लम है तो हमें भागना नहीं है, जल्दी से जल्दी इंटरवीन करवाइए, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि बच्चा शायद सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर जाए। राइट। एंड नेक्स्ट इज ADHD, हाइपर एक्टिव बच्चा है। आजकल तो ऐसे लगता है सारे बच्चे शरारती हैं जी। तो पेरेंट्स तो बड़ी इजीली शरारती है जी, साडा बच्चा बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। तो ADHD और ऑटिज्म में कैसे फर्क? हाँ, सो यहाँ जो कॉमन शब्द है वो है हाइपर एक्टिविटी, यानी कि बच्चे में ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी है। अब इसको मैं 3 तरीके से बांट सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि शरारती बच्चा, या ऑटिज्म का पार्ट, या ADHD। इसको समझना पड़ेगा। सिम्टम्स क्या होते हैं ADHD और ऑटिज्म की, आप पहचानते हैं? हाँ, अच्छा, ये सिम्टम बहुत सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी इतनी ज़्यादा भरी हुई है जिसमें कि आपको ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चा तो थकता ही नहीं है। कई बार बच्चों में लेस नीड ऑफ स्लीप हो जाती है, बच्चों को प्रॉपर नींद की ज़रूरत नहीं लग रही है, वो इतना ज़्यादा कूद रहे हैं उसके बाद भी नहीं थक रहे हैं। आमतौर पर आप देखेंगे बिना पर्पस के बच्चा एक कमरे में ऊपर नीचे मतलब इधर से उधर भागता चला जा रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है उतर रहा है, बिना पर्पस के फर्नीचर के ऊपर चढ़ रहा है उतर रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी, मतलब इसको मैं वही मेटाफोरिकली समझाने की कोशिश करूँ तो अगर आप में और मेरे में या किसी बच्चे में 2 किलो या 3 किलो एनर्जी है तो हमारे इन बच्चों में शायद वो 8 किलो 10 किलो 15 किलो एनर्जी है, यानी कि एक्सेस हो गया। सो ये क्या हो गया कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसको अगर हम चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ पर, तो हम कोई थेराप्यूटिक एफर्ट भी नहीं उसके ऊपर प्रॉपरली कर पाएंगे। सो बेसिकली अगर आप एक सिम्टम की बात करें तो इसको हम 1-2 शब्दों में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे लगता है कि उनके अंदर कोई मोटर लगी हुई है, वो कॉन्टीन्यूसली मूव पर हैं। अगर बैठे भी हुए हैं तो हिलते जा रहे हैं, या सीट के ऊपर कभी उठ रहे हैं, कोई भी चीज़ कहीं हम कह रहे हैं कि बैठ जाओ तो वहाँ वो बैठ नहीं पा रहे हैं, जल्दी से उठकर भागते हैं। एनर्जी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। ये ADHD है या सिमिलर सिम्टम्स में ऑटिज्म से कैसे आप मैं इसी चीज़ से बताना चाह रहा था कि क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये किसी ब्लड टेस्ट में या स्कैन में तो आएंगे नहीं। आपका जो सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि इसको ऑटिज्म से और ADHD से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो इसका एक सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल ये है कि जो ADHD है उसका जो हम डायग्नोसिस है वो 6 साल की उम्र के बाद करते हैं। फर्स्ट इनिशियल ईयर्स जो चाइल्डहुड के हैं
और अगर बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है तो हम अभी ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये हाइपर एक्टिविटी शायद वो ऑटिज्म के पार्ट पर है। सो अगर हम सारी थेरेपी और बाकी के प्रोटोकॉल्स अप्लाई करके भी अगर हम बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये करते करते बच्चा 6 साल की एज को क्रॉस कर चुका है, और अगर उसका ये जो हाइपर एक्टिविटी का जो एक पैटर्न है वो मोर देन वन सेटिंग, यानी कि घर पर भी, घर के बाहर भी, या मार्केट में भी, हर जगह का ऐसा ही एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो फिर हम ADHD का डायग्नोसिस भी इस्टेब्लिश कर देते हैं डायग्नोस्टिकली। तो फिर ये ऑटिज्म के साथ साथ ADHD की कोमॉर्बिडिटी मान ली जाती है। राइट। सो यहाँ अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो मेरे पास सिर्फ एक मोटा सा एक डिफ्रेंशिएशन पॉइंट क्या आता है, द एज। 6 साल की एज तक अगर हम हर तरीके से सारे प्रोटोकॉल्स अप्लाई करके भी अगर उस बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको ADHD का डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, अगर तो बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि ये सिम्टम्स हम 6 साल की उम्र से पहले भी हम ये मान लें, उसको मतलब एक तरह से स्क्रीनिंग के तौर पर ले लें, तो वहाँ पर डॉक्टर से इसकी मेडिसिन बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ADHD की हाइपर एक्टिविटी जो है उसको हम मेडिसिन से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, आमतौर पर ये 3 डोमेन्स होते हैं जिनसे कि आपको मिलना होता For है। ADHD। यस, और उसमें हाइपर एक्टिविटी अगर हमें लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा है और वो डाइट को रिस्ट्रिक्ट करके और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के प्रोटोकॉल्स अप्लाई करके बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चैनलाइज करके अगर ये सब चीज़ों से नहीं हो पा रहा है और अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है तो फिर डेफिनेटली उसके मेडिसिनल भी कुछ हम रिजीम स्टार्ट कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ दैट इज डॉक्टर। डिफरेंट, एक अलग ही टॉपिक हो जाता है ADHD का। जी बिल्कुल। लेकिन आपने जैसे कहा कि ऑटिज्म के लक्षण तो आप इससे पहले ही पहचान जाते हैं, जी। आप ध्यान दे सकते हैं, और उस पर हमने एक एपिसोड बनाया हुआ है डॉक्टर अतुल मदान जी के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं कि कैसे उन लक्षणों को पहचाने, बच्चे में ऑटिज्म के लक्षणों को कैसे पहचाने। सो अब ये सवाल कि क्या ऑटिस्टिक बच्चों में जिनमें लक्षण नज़र आ रहा है या जिनको आप ट्रीटमेंट देना भी शुरू करते हैं, उनमें IQ, उनकी समझ भी क्या कम होती है, IQ लेवल भी क्या कम होता है उनका? बिल्कुल ठीक। अगर हम IQ की बात करें तो इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी कि मेरी जो कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या जिसको हम बोलें कि मेरी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो मेरी अपनी असल उम्र के मुताबिक है या पीछे जा रही है। यानी कि अगर मेरी उम्र आज मान लीजिए 2 साल 10 महीने है या 3 साल 6 महीने है, तो उस एज के बच्चे के जितना मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ या मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो भी कॉम्प्रीहेंशन है या जो मैच्योरिटी लेवल है वो उस एज से पीछे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि IQ डेफिसिट है। आमतौर पर अगेन इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस, अलग अलग स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस हमारे पास आए हैं। कई स्टडीज़ में तो यहाँ तक बताया गया है कि 67% बच्चे तक जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में होते हैं उनका IQ डेफिसिट भी होता है। लेकिन ये अलग अलग स्टडीज़ हैं, कई 25, 30, 40% बोलते हैं, कई 67% तक मैंने देखा है जो हैं। 67% की अगर मैं बात करूँ तो हर 3 में से 2 बच्चों का IQ डेफिसिट भी होगा, यानी कि जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं उनका IQ डेफिसिट हो सकता है, और काफ़ी सारे केसेस में हम देखते हैं IQ नॉर्मल भी होता है। अगर तो IQ डेफिसिट आ रहा है तो फिर उसके हिसाब से भी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे की स्पेशल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या करवाना है। और अगर IQ अच्छा है तो बल्कि ये हमारा एक बेटर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हो जाता है कि अगर कोई बच्चे जो कि IQ लेवल के ऊपर बेटर आ रहे हैं तो हम उन बच्चों का ये मानकर चलते हैं कि ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के अंदर उनके रिस्पॉन्स बेटर आएंगे। और बहुत सारी प्रैक्टिस में मैं ये देखता हूँ, हमारे जो ये बच्चे हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं, बहुत बार पेरेंट्स ये देखते हैं और जैसा हमें बताते हैं कि इसको कहीं पर भी कुछ हो ये बड़ी जल्दी समझ आ जाता है, पापा आते हैं बाहर से, जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आती है फटाफट बाहर की तरफ भागता है, जब इसको हम बोलते हैं कि बाहर जाना है तो फटाफट अपनी चप्पल पहन लेता है या कुछ है, तो इसको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। वहाँ पर कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं देखता हूँ तो एक चीज़ आती है कि बच्चे को अपने मतलब की सारी समझ आ रही है। मैं यही कहता हूँ कि अगर अपने मतलब की सारी बात समझ आ रही है तो इसका मतलब समझ है। समझ है तो इसका मतलब IQ अच्छे बैंड पर है। ये एक अच्छा ही हमारे पास एक आइडेंटिफाइंग फैक्टर हो सकता है जिसमें कि पेरेंट्स खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे को IQ डेफिसिट भी है या नहीं है। अगर बच्चे अपने मतलब की बातों को सारा समझ पा रहे हैं, उनको मोबाइल आप दे देते हैं तो वो मोबाइल के अंदर फटाफट यहाँ तक कि पासवर्ड या पैटर्न तक खोल लेते हैं, और वैसे अगर हम उनसे कुछ पूछें तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि IQ कंपैरेटिवली बेटर स्लैब पर है। और ऐसे केसेस के अंदर हमें उसको चैनलाइज करना और ऑटिज्म के ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स लाना
कंपैरेटिवली बेटर मानते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए। सो ये एक अच्छी बात है। ऑटिज़म के लिए क्या आप केयर फॉर ऑटिज़म फाउंडेशन चला रहे हैं बाकायदा, आप ट्रीट कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों को, तो क्या आप कोई मेडिसिन भी देते हैं? कई बार ये भी कहा जाता है वो कैमल मिल्क दे दो और बहुत सारे नुस्खे कि ठीक हो जाएगा, तो क्या ऐसा होता है या कोई मेडिसिन है जिससे क्योर किया जा सके? देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऑटिज़म का मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं आया है, और इसका एक सीधी सीधी स्टेटमेंट ये है कि ऑटिज़म कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इलनेस नहीं है कि जिसकी हम कोई मेडिसिन देकर उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया हाइपर एक्टिविटी होती है, तो उस तरीके के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ मेडिसिन्स काम करती हैं। इसमें से कुछ होम्योपैथी की हैं, आयुर्वेदिक की हैं, एलोपैथी की हैं, तकरीबन सभी पैथीज़ में इन सब चीज़ों का मेडिसिनल कुछ इफ़ेक्ट होता ही है। लेकिन वो जो इफ़ेक्ट है वो ऑटिज़म को ठीक करने के लिए नहीं है, वो बेसिकली उस सिम्टम्स को, हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना कई बार ज़रूरी हो जाता है। उसके थ्रू जब हम वो लाते हैं तो फिर अब थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा अब स्टेबल हो रहा है, हमारी बात को प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्स ऑब्वियसली बेटर हो जाएगा। दूसरा आपने कहा कैमल मिल्क। देखिए, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ों के क्लेम्स भी आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से पॉपुलराइज हो रही हैं। अगर मैं बात करूं तो जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं तो कोई कहता है कि किसी ने ऐसा बोला है कि होम्योपैथी में इसका क्योर मौजूद है, या कैमल मिल्क पिला दीजिए उससे ये ठीक हो जाएगा, या एक ऑक्सीजन थेरेपी है वो करा लीजिए, या स्टेम सेल थेरेपी करा लीजिए, या वो GFCF डाइट हैं जो ग्लूटेन फ्री कैसीन फ्री डाइट्स हैं वो कर दीजिए, इसको लैक्टोज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बंद कर दीजिए। देयर आर सो मैनी क्लेम्स। मैं इस चीज़ के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें अभी अंडर रिसर्च हैं, ख़ास तौर से जो अदर देन मेडिसिनल जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं वो सारी अंडर रिसर्च हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस नहीं आ पाया है। ये सब ट्रायल लेवल्स पर हैं। तो इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि आप इन्हीं पर भरोसा करके घर बैठ के आपको लगे कि आप ऑटिस्टिक बच्चे का इलाज कर लें? वो नहीं होगा। आपको ट्रीटमेंट, जो थेरेपीज आप देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जी, मैं एक ना इसमें बड़ा एक ज़बरदस्त डिलेमा सा आता है। एज अ प्रोफेशनल, एज अ साइंटिस्ट, हम लोगों के लिए कहना ये बड़ा आसान है कि कुछ भी चीज़ मत ट्राई कीजिए, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं ये बोलूँ, आप अपने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ देने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑब्वियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप अगर उस चीज़ के लिए अफोर्डेबल हैं और आप करवा पा रहे हैं, और अगर वो सिर्फ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कंसेंट के साथ कर रहे हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इसके आड़ में, तो एज एन इन्फॉर्म्ड पर्सन या एक एजुकेटेड पेरेंट की तरह से आपको ये सोचना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप कुछ भी करवाएं, साथ में जो अभी तक का एक एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट मॉड्यूल है वो है थेरेपीज, साथ में वो ज़रूर रखें। हमें ऑनेस्टली हमें ये नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि बच्चा कैमल मिल्क से ठीक हो गया या मेरी थेरेपी से ठीक हो गया। बच्चा ठीक हो गया, हम यही चाहते हैं। हालांकि फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि थेरेपीज आर मस्ट, उसको प्रॉपरली चलाइए। उसके अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंजेस होने के एविडेंसेस हम लोगों के पास हैं। दूसरी चीज़ें, आप उसको एक बार चेक करें। अभी तक कोई रिसर्च बेस्ड एविडेंस हमारे पास नहीं है कि इन चीज़ों का है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर प्लीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब हम एलिमिनेशन डाइट्स की बात करते हैं कि इनको ग्लूटेन फ्री कर दीजिए, कैसीन फ्री कर दीजिए, लैक्टोज वाले मत दीजिए, देखिए हमारे बच्चे पहले से ही पिकी ईटर हैं। कुछ सेंसरी इश्यूज की वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से। सो एलिमिनेशन डाइट्स अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो पहले तो ये कुछ समय के लिए होती हैं। एलिमिनेशन डाइट का अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से सही से पूछें तो वो पहले इनको एलिमिनेट करते हैं और बाद में री इंट्रोड्यूस करते हैं। सो वो एक टाइम पीरियड के दौरान होता है, और उस एलिमिनेशन डाइट के साथ प्रॉपरली उसको सब्स्टिट्यूशन क्या देना है वो भी बताया जाता है। अगर आप जस्ट ये सुन लें नहीं ये चीजें बंद कर दीजिए, तो मेरे बच्चे पहले भी नहीं ले रहे हैं और ये भी बंद कर दिया, ठीक हो जाएगा या उसकी तो ये नहीं है। ऑटिज्म पर फर्क पड़ेगा, तो वो तो नहीं है। तो जो इसके प्रॉपर एक्सपर्ट है ना वो देखिए, अगर किसी बच्चे के गट इश्यूज हैं तो डेफिनेटली उसको हो सकता है कि कोई वीट एलर्जी है तो उसके लिए छोड़ना पड़ेगा, या कुछ लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ देखा गया। लेकिन अगर है आपके बच्चे में, ऑटिज्म में कई बच्चों के गट इश्यूज होते हैं, तो अगर हैं तो डेफिनेटली प्रोफेशनल एडवाइस के साथ आप जरूर कीजिए। बट ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि जिसको ऑटिज्म हुआ सबको ये वाली एलिमिनेशन डाइट्स दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर हमें अभी और स्टडी करने की जरूरत है। जाने से पहले, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले, पेरेंट्स को कुछ आप टिप्स या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के इस एपिसोड से रिलेटेड कि उन्हें क्या ध्यान देने की जरूरत है? मुझे ऐसे लगता है
इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि अगर मुझे पता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपराध नहीं है। ठीक इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगा कि आपको अपने आप को एजुकेट करना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट। हर प्रोफेशनल की अपनी अपनी एडवाइसेस होती हैं, आप सुनिए सबकी, लेकिन उसके ऑथेंटिक रिसोर्सेज को ढूंढ कर एक बार उन चीज़ों को समझिए। 2 लोगों से मिलिए, 20 लोगों से मिलिए, लेकिन उसके बाद आप अपना एक डिसीजन मेक कीजिए और एक सही अप्रोच लेते हुए उस पर चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अगर हम निकाल देंगे तो वो बच्चे का एक जो क्रूशियल टाइम पीरियड है, इनिशियल ईयर्स, वो ना वेस्ट हो जाए बस। और आज के इस एपिसोड को करने का मकसद भी ये कि पेरेंट्स जागरूक और समझें, लक्षण समझें, फ़र्क समझें ऑटिज़म और दूसरी चीज़ों में, और तुरंत जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू।